आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान नई दिल्ली में दोतरफा मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, दोहरे टैक्स से बचने और माली चोरी की रोकथाम पर मुआहदा। दिल्ली में बीजेपी हुकूमत की अजीमुश्शान हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां जोरों शोर से जारी। एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला के अलावा अहम शख्सियात भी मौजूद होंगी। वज़ीर आला का नाम कल आएगा मंजर आम पर। उत्तर प्रदेश असेंबली का बजट इजलास गवर्नर के खिताब के साथ शुरू हुआ। अपोजिशन अराकीन के हंगामे के 22 ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपोजिशन हर अच्छे काम की मुखालफत करती है। यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए रूस और अमेरिका के आला हुक्काम के दरमियान मीटिंग। सदर ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता भी होगा हमवार। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को बनाया हदफ तनकीद। अबूरी हुकूमत पर मुल्क को दहशतगर्दी और इंतशार का मरकज बनाने का इल्जाम। वतन वापसी के अज़्म का किया इयादा। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। भारत के 2 रोज़ा दौरे के आखिरी दिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान एक आला सतही वफ्द भी शामिल रहा। भारत और कतर के दरमियान मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तजारत को फ़रोग़ मिल रहा है। कतरी कंपनियों ने मुल्क की टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग की सनतों में नुमाया सरमायाकारी की है, जबकि भारतीय कंपनियों ने कतर में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत दौरे पर आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का आज राष्ट्रपति भवन में रस्मी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी वज़ीर आज़म मोदी की दावत पर भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आए हुए हैं। कल शाम हवाई अड्डे पर खुद वज़ीर आज़म मोदी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतर के अमीर का भारत में ये दूसरा दौरा है। इससे कबल वो मार्च 2015 में भारत के दौरे पर आए थे। नई दिल्ली में मुनक़िद भारत कतर जॉइंट बिजनेस फोरम में कतर के कॉमर्स और सनत के वजीर शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल और भारत के तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल शामिल हुए। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में भारत कतर के दरमियान 2 मुफाहमतनामों पर दस्तखत हुए। एक मुआहदे पर CII और कतरी बिजनेस मैन एसोसिएशन के दरमियान दस्तखत हुए और दूसरे मुआहदे पर इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के दरमियान दस्तखत हुए। इस दौरान वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेयार पर जोर दिया और मुस्तकबिल में इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया। वहीं कतर के उनके हममनसब ने भारत को 2024 में कतर का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार करार दिया। Prime Minister Narendra Modi receiving his brother, the Amir of Qatar, at the airport. And I have not seen that happen too many times. And truly, that said it all. That reflected the growing trust and brotherhood between the two countries. We are now looking at a new future where we will transition from energy being the bulwark of our trade to new age technologies, whether it's artificial intelligence, whether it's the Internet of Things, quantum computing, semiconductors. The whole world is going through a major shift. Cybersecurity is becoming a threat which all of us will have to address in the days to come. Our trade partnership has flourished. India became Qatar's 3rd largest trading partner in 2024, and our trade volume surged by 51% in just 4 years, reaching $13.1 billion. These are not just numbers, they are evidence of trust. They are the foundation for something even greater. We invite India's investors and entrepreneurs to explore the full potential of Qatar's economy in infrastructure, technology, and beyond.
कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान होने वाली मुलाकात के बारे में वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर के साथ दोतरफ़ा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने तारीख़ी तिजारती ताल्लुकात, अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दोतरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। The Prime Minister held bilateral talks with His Highness the Amir at Hyderabad House. Both leaders recalled the historic trade linkages, deep-rooted people-to-people ties, and robust bilateral relations between both the countries. They expressed the desire for further expanding and deepening of the multifaceted relationship between the two countries. वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी अरुण कुमार चटर्जी ने कहा कि भारत और कतर ने अगले 5 सालों में एक दूसरे के साथ तिजारत को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया है। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन $14 बिलियन की सालाना तिजारत होती है। Both sides have today agreed to elevate the relationship to a strategic partnership, and India and Qatar have signed an agreement in this regard today. The trade today between India and Qatar is about $14 billion annually. Both sides have agreed to set a target to double this in the next 5 years. The Qatar's sovereign wealth fund, the Qatar Investment Authority, currently has about $1.5 billion FDI in India in sectors like retail, power, IT, education, health, affordable housing, etc. Now, both leaders today identified a number of areas in which the Qatar Investment Authority can increase investments in India. This includes infrastructure, ports, shipbuilding, energy, including renewable energy, smart cities, food parks, startups, and new technologies such as artificial intelligence, robotics, and machine learning. आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब एक बार फिर तारीखी रामलीला मैदान में होगी। इस बार बीजेपी हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियों के तहत दिल्ली हुकूमत और एमसीडी ने ग्राउंड को सजाने का काम शुरू कर दिया है। नौमुंतखब वजीर आला और उनकी काबीना के साथ ही 20 फरवरी को यहाँ मुनक़िद होने वाली हलफ बर्दारी की तकरीब में हलफ लेंगे। आज बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई लीडर हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियों का जायजा लेने रामलीला मैदान पहुंचे। जराये के मुताबिक बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग 19 फरवरी को दिल्ली में होगी, जिसमें दिल्ली के नए सीएम का नाम फाइनल किया जाएगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है और आम आदमी पार्टी को एक दहाई के बाद इख्तिदार से बेदखल करते हुए 2/3 अक्सरियत हासिल की है। जब से नताइज सामने आए हैं, दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर भले ही अभी सस्पेंस बना हुआ हो और संभावित 19 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो तय हो गई है और जगह भी तय हो गई है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और वहां पर तैयारियां शुरू हो गई। आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। 27 वर्ष बाद बीजेपी की दिल्ली में शानदार वापसी हुई है, लिहाजा रामलीला मैदान को चुना गया है भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता मौजूद रहेगी। इसीलिए रामलीला मैदान को चुना गया है। तमाम वीवीआईपी मौजूद होंगे और मौजूद होगी दिल्ली की जनता। तो भले ही अभी सस्पेंस बरकरार है कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।
एक तरफ दिल्ली में नई हुकूमत की तश्कील की तैयारियां जोरों पर हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के एक एमएलए ने साबिक नायब वजीर आला और आप के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया पर कई संगीन इल्जामात लगाए हैं। बीजेपी एमएलए रविंद्र नेगी ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया ने एमएलए के दफ्तर से बहुत सी चीजें गायब कर दी हैं। ये पूरा मामला पटपड़गंज के एमएलए का है। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने इन इल्जामात पर रविंद्र सिंह नेगी से बात की है। पटपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं रविंद्र सिंह नेगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो ताज़ा आरोप जो आपने लगाया है, पहले इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये माननीय डिप्टी सीएम पूर्व विधायक सिसोदिया जी का कार्यालय है, यहाँ पे था, मतलब है अभी, तो वो पीडब्ल्यूडी द्वारा दिया गया हुआ था। उसमें जो सामान थे जो जनता के उपयोग के लिए थे, जैसे कंप्यूटर थे, उसमें जनता के बैठने की कुर्सियाँ थी, सोफा थी, एलईडी टीवी थे, एसी थे, वो सारा सामान किसी न किसी डिपार्टमेंट से दिया हुआ था। इनका एक जीएडी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से दिया हुआ था, कुछ और कहीं से दिया था। तो वो सामान इन्होंने जैसी विधायक मैं जीता तो उससे पहले वो सामान सारा चोरी करके ये लोग ले गए। सरकारी संपत्ति है, सरकार ने तुम्हें दी हुई है, तुम्हारा क्या हक बनता है इसको? आप पिछले दरवाजे से चोर के ले गए उसको, और आप बाकायदा उसकी लिस्टें बनी हुई है। तो मैंने यही कहा कि आज लोगों से, मैंने उनके नेताओं से पूछा, मैंने सरकारी संपत्ति को चोरी का अधिकार किसने दिया तुम्हें? टोटी चोर तो हमने देखे हैं वहाँ यूपी में। टोटी चोर की तर्ज में पंखा चोर, लाइट चोर, एसी चोर, और कुर्सी चोर, एडजस्ट फैन चोर, इतने सारे सामान चोर के ले गए। शीश महल जिन्होंने बनाया वही लोग हैं ये, जो हम शीश महल की बात करते थे, ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है छोटी छोटी चीज़ में। शीश महल में आप सोचो, जो लोग छोटी चीज़ें नहीं छोड़ रहे, तो शीश महल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया होगा। तो इस बार तो वहाँ से ओझा जी चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने मनीष सिसोदिया पे आरोप क्यों लगाया? भाई डिप्टी कार्यालय तो उनका था ना, ओझा जी तो जीते ही नहीं बेचारे। ओझा जी तो कैंडिडेट थे, पर कार्यालय तो डिप्टी सीएम का था 12 साल, तो आरोप तो उन्हीं पर लगेगा। ओझा जी पर आरोप क्यों लगेगा? वो तो बेचारे चुनाव लड़े, हार गए और चले गए। पर मेन कार्यालय तो सिसोदिया जी का था। हैंड ओवर जो हमने लिए, इनके अधिकारियों से लिए हैंड ओवर। और एक जो प्रमुख सवाल है, आपने कार्रवाई की बात करी है, नोटिस भेजने की बात कही है, तो क्या आपने कहा है? मैंने कहा कि जो विभिन्न डिपार्टमेंट है, जो जीएडी डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से सामान गया हुआ है, तो मैंने कहा कि कम से कम संबंधित डिपार्टमेंट को नोटिस जाए और उनसे पूछा जाए कि ये सामान कहाँ है, और संबंधित डिपार्टमेंट सिसोदिया जी को नोटिस भेजे कि सामान जमा कराएं, नहीं उनके पैसे दें। सरकार में सरकारी सामान और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई आम आदमी पार्टी की तरफ से? झूठ बोलते हैं, झूठ में कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारा अपना खरीदा हुआ सामान था। अरे 12 लाख का साउंड खरीदोगे तुम? तो ये थे हमारे साथ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रविंद्र नेगी, और जिन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि ये जो कार्यालय है, कैंप कार्यालय विधानसभा पटपड़गंज क्षेत्र का, उस कार्यालय के जो सारे सामान है, उस सामान को उठाकर आम आदमी पार्टी अपने घर ले गई है। कैमरामैन सुमन के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, पटपड़गंज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में नई फौजदारी कवानीन के निफाज की सूरत हाल का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में जायजा मीटिंग हुई। ये मीटिंग नॉर्थ ब्लॉक में नई फौजदारी कवानीन के निफाज की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनक़िद हुई। मीटिंग में पुलिस, जेलों, अदालतों, इस्तक़ाज़ा और फॉरेंसिक से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ दफ़ात की मौजूदा सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, जिनका तज़किरा 3 नए फौजदारी कवानीन में किया गया है। इंडियन जस्टिस कोड BNS 2023, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड BNSS 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट BSA 2023, इन कवानीन ने बिल तरतीब इंडियन पैनल कोड IPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले ली है। उत्तर प्रदेश में असेंबली का बजट इजलास आज गवर्नर के खिताब के साथ शुरू हुआ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कानून साज असेंबली और कानून साज कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब में हुकूमत की हुसूलियाबियों के बारे में बताया। इस दौरान अपोजिशन के हंगामे की वजह से वो अपना खिताब मुकम्मल नहीं कर सके। खिताब के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस MLA ने गवर्नर वापस जाओ के नारे लगाए, जिसके बाइस ऐवान की कार्रवाई 12:30 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई फिर से शुरू हुई और ऐवान की कार्रवाई बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई।
इससे कबल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम अराकीन से बजट इजलास में मफाद आमा के मसाइल को उठाने की अपील की और कहा कि इजलास को चलाने में अपोजिशन का भी अहम रोल होता है और मफाद आमा के मसाइल पर बात होनी चाहिए। बोडोलैंड इलाकाई कौंसिल के सरबराह प्रमोद बोरो ने कहा कि तारीख में पहली बार कोकराझार में असेंबली में एक दिन के लिए कौंसिल का इनाकाद किया गया है। इसके लिए मैं आसाम के वजीर आला का शुक्रिया अदा करता हूं। यह कदम आसाम की सालमियत को मजीद मुस्तहकम करने में मददगार होगा। असेंबली का ये इजलास इस बात का बड़ा इशारा है कि बोडोलैंड में मुकम्मल अमन व अमान कायम है। नीज बोडोलैंड तरक्की की राह पर गामजन है। यहाँ होने वाली असेंबली इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। असम असेंबली असम दिसपुर से बाहर जाके कभी भी नहीं किए थे, लेकिन इतिहास में पहली बार असम असेंबली कोकराझार में जो हमारा काउंसिल असेंबली है, ये काउंसिल असेंबली में इसको किया जा रहा है एक दिन के लिए। और इसके लिए मैं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। ये जो कदम इसने उठाए है, इससे असम की जो इंटीग्रिटी है, इसमें इंटीग्रिटी को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। ये असेंबली सेशन ही बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है। बोडोलैंड पूर्ण शांति हो गया है, बोडोलैंड विकास के मार्ग पे चल पड़ा है। यहाँ पे असेंबली होना ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगल के रोज रियासती हुकूमत को धार जिले के पीथमपुर इलाके में भोपाल में बंद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 40 साल पुराने कीमियाई फुजला को ठिकाने लगाने की जांच करने की इजाजत दे दी। मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा कि 27 फरवरी से शुरू होने वाले 3 मरहलों में तजुर्बाती बुनियादों पर कचरे को निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मंगल को एक रिपोर्ट दाखिल की जो हाई कोर्ट ने जनवरी में कचरे को ठिकाने लगाने के अमल के बारे में अवामी बेदारी फैलाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर मांगी गई थी। काबिल जिक्र है कि दिसंबर 1984 के भोपाल गैस सानिये में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि पीथमपुर के मुकामी लोग अपने इलाके में फुजला को ठिकाने लगाने की मंसूबाबंदी की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। इससे कबल सरकार ने अदालत से अपील की थी कि बेदारी मुहिम चलाने के बाद निपटाने की जांच की इजाजत दी जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट 27 मार्च को हाईकोर्ट में पेश की गई थी। और आपको यहाँ बता दें कि यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहां मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर पाबंदी लगा दी गई है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी पर रोक सिर्फ इस शर्त पर दी गई है कि वो तहकीकात में ताउन करेंगे। पुलिस जब भी बुलाएगी तफ्तीश में हिस्सा लेना लाजमी होगा। जिरे के दौरान वकील को थाने के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा और पासपोर्ट थाने में जमा कराना होगा। अदालत ने मजीद कहा कि रणवीर अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ रणवीर और उनके दोस्त इंडिया गॉट टैलेंट शो नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत पर मुल्क को दहशतगर्दी और अनारकी के मरकज़ में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने मुतासरीन के ख़ानदानों को उनकी मदद करने और इंसाफ को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराते हुए अपने घर वापस आने का अज़्म किया। शेख हसीना ने कहा कि तलबा के तशद्दुद में पुलिस, अवामी लीग के कारकुन, दानिश्वर और फनकार मारे गए, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनुस के दौरे हुकूमत में मुतासरीन के अहल खाना इंसाफ नहीं मांग सकते हैं। बांग्लादेश की माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा कि वो अपने वतन वापस आएंगी। उन्होंने कहा कि शायद इसीलिए अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो बगावत के दौरान मारे गए हर मकतूल का बदला लेंगी। उन्होंने ये तमाम बातें एक ऑनलाइन अवामी रैली में कहीं। शेख हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस मुल्क चलाने के काबिल नहीं है और वो खुद इसका एतराफ़ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जारी तशद्दुद यूनुस की मनफियत को जाहिर करता है। उन्होंने जुलाई अगस्त में तशद्दुद के दौरान पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाइयों का भी दिफा किया। शेख हसीना ने कहा कि अगर अब तशद्दुद के दौरान हलाक होने वालों का पोस्टमार्टम कराया जाए तो ये साबित हो जाएगा कि उनकी मौत पुलिस की फायरिंग से नहीं हुई। शेख हसीना ने अपने घर को मिस्मार करने पर भी तनकीद की है।
और संगम के किनारे पानी में योगा की मश्क। जी हां, महाकुंभ के इलाके में अकीदतमंद न सिर्फ त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं बल्कि योगा के मुख्तलिफ जिहतों से भी वाकिफ हो रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही एक योगाचार्य हैं जो महाकुंभ में बच्चों को योगा की तरबियत देकर सेहतमंद रहने की तरगीब दे रहे हैं। इन बच्चों और नौजवानों को योगा के जरिए मानसियात से पाक जिंदगी की भी उन्होंने तरबियत दी। हमारे साथी आशुतोष शुक्ला ने अपनी योगा की तरबियत और पानी में शीर्षासन की वजाहत की। सनातन धर्म में आस्था के विविध रूप हैं। इन आस्था में केवल संगम में स्नान ही नहीं है बल्कि मोक्ष प्राप्ति या जीवन को शुद्धता के साथ जीने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। वो नागा पंथ है, अघोर पंथ है, तमाम तरह के इसमें शैव वैष्णव। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से योग का प्रचलन हुआ है शरीर को निरोगी रखने के लिए, उस योग का यहाँ पर आप प्रयोग देख सकते हैं। किस तरह से संगम तट पर लोगों को योग के विविध आयाम जो है सिखाए जा रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों को जो आगे की पीढ़ी का भविष्य है, देश का भविष्य है, जो अस्पताल और दवाओं से मुक्त होकर के योग में विश्वास रखते हैं। और निस्संदेह यह योग जो है लोगों को निरोगी बनाता है। हमारे साथ यहाँ पर शीर्षासन की मुद्रा में है योगी कोमलेश्वर जी। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यह योग का कौन सा रूप है और योग के किन रूपों का ये प्रयोग करते हैं। कोमलेश्वर जी महाराज, योग को लेकर के क्या आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं, किस तरह से योग करते हैं, क्या कुछ है बताएंगे। देखिए सर, योग आज के समय में सभी की आवश्यकता है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को समूल तरीके से नष्ट कर देना, उसे योग कहते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, योगी हमारे गुरुदेव ने हमें नाम दिया है। हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक, बड़े बुजुर्गों तक योग का संदेश देंगे ताकि वो नशे से न जुड़कर योग का नशे से जुड़ जाए। योग का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ जाए कि वे योगमय जीवन जिए। प्रथम योगी कहा गया है भगवान शंकर को। शंकर की जटाओं से गंगा निकलती हैं और वही गंगा आज मोक्षदायिनी होकर के संपूर्ण भारत, संपूर्ण दुनिया को संदेश दे रही है। दिनेश कुमार सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के सिलसिले में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज एक अहम मुकाम बन सकता है। आज अमेरिका और रूस के वज़राए ख़ारजा यहाँ मिलकर अमन मुज़ाकरात का खाका तैयार करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और उनके रूसी हममनसब सरगई लारोफ भी रात गए रियाज पहुंच गए हैं। इस मुलाकात में यूक्रेन तनाज़े के खात्मे और अमेरिका रूस ताल्लुकात में हाइल रुकावटों को दूर करने के तरीक़ों पर गौर किया जाएगा। ये बातचीत रूसी और अमेरिकी हुक्काम के दरमियान बरसों बाद पहली आला सतही बातचीत होगी। रियाज इजलास में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो की क़यादत में आने वाले वफ़द में कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्ज़ और ट्रंप के मगरबी एशिया के एलची स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे, जबकि रूसी वफ़द की क़यादत लारोफ करेंगे और इसमें प्यूटन की मुशीर यूरी ओशाकोफ और दीगर आला हुक्काम शामिल होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान की दावत पर पीर की रात तुर्की पहुंचे। ज़ेलेंस्की और उर्दगान आज की मुलाकात में ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के तरीक़ों और यूक्रेन में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त के साथ साथ इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। ज़ेलेंस्की का ये दौरा सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाली बातचीत के मौके पर होगा, जिसका मकसद यूक्रेन के तनाज़े को ख़त्म करना और रूस और अमेरिका के वसीतर ताल्लुकात को बहाल करना है। कनाडा के टोरंटो में पियर्सन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कम से कम 18 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तैयारे में 80 अफराद सवार थे। हवाई अड्डे की जानिब से एक्स पर दी गई मालूमात में कहा गया है कि तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान महफूज हैं। तैयारा गिरने की तहकीकात जारी है, लेकिन इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक तैयारा खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुआ। कनाडा की मौसमियाती सर्विस के मुताबिक हवाई अड्डे पर बर्फबारी हो रही थी और 51 किलोमीटर फी घंटे से 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। दर्जा हरारत -8.6 डिग्री सेल्सियस की आसपास था। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।
है।